हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एथरोड नेहा कश्यप -W1FE पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर सेकंड, वस्तुओं के समूह बनाना। तो हमारी वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएँ। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। 4.1 में हम इसका चित्र भी देखने वाले हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी शामिल कर लें तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुएं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें जैसे कि नीचे जैसे कि ये कुछ वस्तुएं, तो इसमें से हमारे चारों ओर की वस्तुएं हैं ये, जिन्हें खाया जा सकता है। तथा हम इस सूची में उन सभी मदों को वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 की सारणी में 1.1, 1.2 एवं 1.3 में सूचीबद्ध किया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हो सकते हैं। मतलब हमें इसमें गोल वस्तु हमारे चारों ओर जो वो हमें ढूंढनी है। तो ढूंढनी है, पता रखनी है कि क्या गोल होता है, क्या स्क्वायर होता है, वो ध्यान रखना है। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप, नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह के स्थान में मिल सकता है। अंततः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं के समूह में हमने उनकी आकृति तथा जिस पदार्थ से बने हैं वे आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी ये कांच होते हैं, जैसे कि धातुएं हो गए, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? तो ये क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप बेटा आप खुद से पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। और थोड़ा रीड कर लेते हैं। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तु एकत्र करते हैं। हमसे प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे, विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या है? चौक, पेंसिल, नोटबुक, जो भी आपके बैग में हो सकता है वो सभी चीज़ें। अगला हमारा बैट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। ये सभी चीज़ें क्या हैं? कुछ स्क्वायर हैं, कुछ सर्कल है। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार को हम नहीं ला सकते, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें हम नहीं ला सकते। सिर्फ बच्चों हम इसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक किया जाता है। पृथक मीन्स अलग किया जाता है, जो कागज़ तथा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तु को दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज़ की तथा दूसरे में लकड़ी की बनी है। दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तु को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें कि जितनी वस्तुएं संभव हैं उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखा एवं कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्र, शिक्षक तथा अभिभावक से विचार विमर्श कीजिए। सारणी 4.1 वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे बनी है, जैसे कि प्लेट, पदार्थ क्या इनका? इस्पात, कांच, प्लास्टिक, अन्य। मतलब प्लेट इन सभी चीज़ों की बनती है। पेन प्लास्टिक से बनता है, धातु से बनता है।
जो हमारा पेन होता है वो प्लास्टिक और धातु से बना होता है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो बेटा इन सभी चीज़ों को नोट जरूर कर लीजिएगा, जो प्लेट किन किन चीज़ों से बनता है, पेन किन किन चीज़ों से बनता है। नेक्स्ट हमारा ये क्रियाकलाप 2 है, इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। 4.2 समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। जैसे पदार्थ, लकड़ी से क्या क्या बनता है, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। कागज़ से क्या बनता है, पुस्तक, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। तो चमड़ा, प्लास्टिक, रुई से क्या बनता है, तो ये चीज़ लिख लीजिएगा। आगे स्टार्ट करते हैं। वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कोई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जा सकता है कि किसी दो वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए, किस पदार्थ को बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब हम पढ़ेंगे 4.2 पदार्थ के गुण, कि कौन कौन से पदार्थ के गुण होते हैं। तो क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं होता, मतलब जो गिलास है वो कपड़े का क्यों नहीं बना होता, और गिलास कपड़े का बना होगा तो उसमें क्या हम पानी पी सकते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिए। अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़े के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव को रखने के लिए करते हैं, मतलब जो तरल रूप में होता है उन्हीं चीज़ों को हम गिलास में रखते हैं। ठोस को भी हम रख सकते हैं, पर ठोस को रखने की ज़रूरत नहीं होती, ठोस को हम कपड़े में भी रख सकते हैं। इसीलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा। गिलास बनाने के लिए हम कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई और ऐसी चीज़ लें और लिक्विड लेंगे हम कपड़े में तो वो फैल सकता है, जैसे कि यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं। चाहिए जो जल को रोक सकता है। इस प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया गया है, उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर कार्य निर्भर करता है। अंततः पदार्थ के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुण की विवेचना की गई है। अब हम देखेंगे दिखावट में क्या पढ़ना है। दिखावट, पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबा अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे, एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जा सकती हैं। अब हमारा ये क्रियाकलाप है, इसको खुद से रीड कीजिएगा और जैसे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। विभिन्न पदार्थों, गत्ता, लकड़ी, तांबे, तार, एल्युमिनियम के शीट, एक चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कर लीजिए। इससे आप कुछ भी एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कीजिए तथा धुतिवान तथा धुतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वह धुतिवान अथवा नहीं है। पदार्थ जिनसे इस प्रकार की धुति होती है वे प्राय धातु कहलाते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। जो भी धातु हम पूछे कि धातु क्या होता है, तो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम ये सभी चीज़ें धातु होती हैं। कुछ बहुधा अपनी चमक खो देते हैं और धुआं निष्प्रभ दिखाई देने लगते हैं। ऐसे उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। इसीलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार तथा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करेंगे और यह देखें कि इनमें धुति है अथवा नहीं। कठोरता, अब कठोरता वाली चीज़ें क्या होती है, जब आप विभिन्न पढ़ेंगे कठोरता, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना संपीड़ित करता है, कठिन होता है। मतलब जो कठोर चीज़ें उन्हें हम दबा आसानी से नहीं सकते हैं। तरल रूप को हम आसानी से किसी भी शेप में ला सकते हैं पर ठोस को नहीं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इसमें लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को
खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को आसानी से खरोचा नहीं जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है वह कोमल पदार्थ होते हैं। जिन्हें हम आसानी से खरोच सकते हैं वो कोमल है, जिन्हें हम आसानी से नहीं खरोच सकते वह कठोर होते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है अथवा लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धुती कठोरता, रुक्ष खुरदुरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं, मतलब उनके बारे में बताते हैं? विलीय अथवा अविलीय क्या होता है, तो ये पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 4 है ये हमारा, इसको खुद से रीड कीजिएगा। नेक्स्ट, विभिन्न ठोस पदार्थों में को जल में मिश्र करना। जैसे यहाँ पे हमारे कुछ पदार्थ हैं और जल में लुप्त हो सकता है अथवा लुप्त नहीं हो सकता, जैसे नमक, चीनी, बालू, चॉक पाउडर, लकड़ी, बुरादा। तो जैसे चीनी तो हो सकती है, बालू नहीं होगा, चॉक पाउडर हो जाएगा, लेकिन नीचे फिर भी वो दिखेगा, लकड़ी का बुरादा मिक्स नहीं होगा। आप यहाँ पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अथवा घुल गए, विलीन हो गए। हम यह कह सकते हैं कि यह पदार्थ जल में विलीय है, मतलब जो विलीन हो जाते हैं वो विलीय हैं, जो जल में विलीन नहीं होते वह अविलीय होते हैं, जो मतलब मिक्स नहीं होते हैं। और जल में लुप्त नहीं होते वह पदार्थ अविलीय हैं। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसीलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? तो यस, द्रव जल में विलीन हो जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं। और ये क्रियाकलाप 5 है, इसको भी रीड कीजिएगा, आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट, जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.4 में दिखाइए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं। जो द्रव होता है जल में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं, कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर पृथक परत बन जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, पर वो मिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, हमारी ये टेबल है कुछ सामान्य द्रवों की जल में विलीयता। जैसे यहाँ पे हमें द्रव दे रखे हैं, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल। तो इसमें से जो मिक्स हो जाता है और जो नहीं मिक्स होता वो हमें बताना है। तो ये आप खुद होमवर्क है, इसे खुद कीजिएगा। नेक्स्ट, कुछ गैस जल में विलीय हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो ऑक्सीजन गैस होती है वो जल में विलीन हो जाती है, मतलब मिक्स हो जाती है, और कोई गैस इतनी जल्दी से मिक्स नहीं होगी क्योंकि वो जंतुओं के लिए ऑक्सीजन वाला गैस होता है, इसलिए वो विलीन हो जाता है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान रखना होगा कि जल में अविलीय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर, पृष्ठ मीन्स पेज होता है, जल में डूबती तथा तैरती वस्तुएं आकर तैरने लगते हैं। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है कि हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं? जैसे एक एग्जांपल, जैसे हम पानी के गिलास में अगर कील को डालते हैं तो वो डूब जाएगी, लेकिन अगर हम लकड़ी का बुरादा डालते हैं तो वो ऊपर ही रहेगा। तो किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्ती व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास में जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? तो बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में ही यही पदार्थ तैरने लगता है अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? तो पारदर्शिता। आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। आपने इन
स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे को से देखकर आपको पता लगा लेगा कि उन पदार्थों अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है वो पारदर्शी, मतलब जिनको आर-पार देखा जा सकता है वो पारदर्शी होते हैं। काँच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पदार्थ पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। दुकानदार बिस्कुट, मिठाई, अन्य खाद्य पदार्थों को काँच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि वो सभी चीज़ें जो ग्राहक होते हैं उनको दिखाई दे सके और वो खरीद सके करते समय, ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। अगर हम उसको किसी स्टील के डब्बे में रखते हैं तो जो ग्राहक होते हैं वो इतनी जल्दी से नहीं देख सकते, तो इसलिए जो दुकानदार हैं वो कांच के डिब्बों में अपना सामान रखते हैं। दुकान में रखी पारदर्शी बोतलें, मतलब जो सामान आर पार दिखाई दे जाए। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। जिन भी वस्तु से हम आर पार नहीं देख सकते वो वस्तुएं अपारदर्शी होती हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्रों को भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता अथवा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। क्या अब हम यह समझ सकते हैं कि हम बिना किसी भ्रति के सभी पदार्थ अथवा वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी को समूहित करें? तो आपने ये जान लिया होगा कि पारदर्शी वस्तुएं वो होती है जिनके आर पार दिखाई देता है, अपारदर्शी वस्तुएं वो होती है जिनके आर पार नहीं दिखाई देता है। बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए कागज के उस भाग से जहाँ तेल फैला है। प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि बल्ब में पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप यह चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हो परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, तो वो पारभाषी होती हैं। जिनसे मतलब हम देख सकते हैं पर देख नहीं पाते, वो पारभाषी होती है। कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थ अथवा वसा के लिए परीक्षण में किया था, वह भी पारभाषी ही है। अंततः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभाषी के रूप में समूह में बांट सकते हैं। पहले किसी अंधेरे स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। वह क्या जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली पारदर्शी या अपारदर्शी है, ये जानना चाहते हैं। तो हमने यह सीख लिया कि पारदर्शी को भिन्न दिखावट होती है, जो पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है। इसके अलावा जल अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी भी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुण में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में अपनी वस्तु का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार कोई पानसरी या प्राय प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुन को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। पर ऐसा क्यों करता है तो वो भी हम जानेंगे। जो दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, वो ऐसा क्यों करता है? तो इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा उन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन सकता है। इस विषय में अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। जब हम अपनी अगली कक्षाओं में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे। ये प्रमुख शब्द है: कठोर, अविलीय, चमकीला पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, रुक्षा, विलीय, पारभासी, पारदर्शी। ये 4 आंसर पॉइंट है, इनको मेन पढ़ लीजिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके क्वेश्चन देखने के लिए इस वीडियो में लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसके प्लीज़ मत कहिएगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर के लिए ज़रूर बोल दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो जल्द से जल्द आ सके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के